बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वेनिस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब, आज क्रिकेट पे ही बात होगी और एक और खेल जो है जो अब जो है शायकीन में और आवाम में, नौजवानों में बड़ा मशहूर हो रहा है, वो ताइक्वांडो। उस पर भी बात होगी। लेकिन पहले बात करते हैं पीएसएल की। जनाब, पीएसएल का जो फाइनल का स्टेज है वो तैयार है और देखना यह है कि कौन सी टीम जो है ये 2025 में होने वाले जो पीएसएल 10 है, इसको कौन सी टीम जीतने में कामयाब रहती है। आपने देखा होगा कि जब ये पीएसएल शुरू हुई तो इब्तदाई में ऐसा लग रहा था कि मुल्तान की टीम जो है आउट हो जाएगी और मुल्तान की टीम जो है आउट हो गई। उसके बाद जनाब पेशावर ज़िल्मी की टीम वो इस टूर्नामेंट से आउट हो गई और पीएसएल की तारीख में मतलब पहली मरतबा ये हुआ कि वो टीम जो है सुपर लीग के प्ले ऑफ में नहीं पहुंच सकी। तो जनाब ये जो है बड़ी मतलब एक ऐसी बात थी कि पेशावर ज़िल्मी जैसी टीम के लिए जो 10 साल में पहली मरतबा वो फाइनल फोर में नहीं आ सकी। दूसरी जानिब जैसा मैंने बताया कि मुल्तान की टीम अर्ली स्टेज पे ही लग रहा था बाहर हो गई, फिर तो कंफर्म हो गया कि बाहर हो गई। और अगर आप पॉइंट्स टेबल पे देखें, जब पॉइंट्स टेबल का इख्तिताम हुआ था इस सुपर लीग का, तो उसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है पहले नंबर पे, इस्लामाबाद जो थी वो दूसरे नंबर पे आई थी, कराची किंग्स तीसरे नंबर पे और लाहौर कलंदर जो थी चौथे नंबर पे आई थी। लेकिन फिर हमने देखा कि कराची किंग्स की टीम जो है वो भी बाहर हो गई। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो उसका इख्तिताम जो है कामयाबी के साथ हुआ। गो के बीच में जो पाकिस्तान और भारत के साथ जो जंग हुई थी और जो चंद दिनों जंग चली और उसमें पाकिस्तान ने मार्कतुल आरा कामयाबी हासिल की और उसके बाद दोबारा ये पीएसएल जो है कामयाबी के साथ जो है उसका फ़ाइनल जो है खेला जा रहा है। जनाब, लेकिन पीएसएल के हवाले से एक बात मैं आपको और बताऊं कि प्ले ऑफ मैचेस में जो है डीआरएस सिस्टम शामिल नहीं था। उसकी वजह ये थी कि चूँकि जंग हो गई थी तो हॉक आई टेक्नोलॉजी फराम करने वाली जो टीम है या कंपनी है तो वो पाकिस्तान से वापस चली गई थी, लेकिन फिर उसके बाद वो पाकिस्तान वापस नहीं आई। और अगर जनाब दूसरी जानिब हम देखें तो पाकिस्तान की जो स्क्वाड है T20 के लिए वो बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ हो रही है 3 मैचेस के लिए उसका ऐलान कर दिया गया है। और बड़ी अच्छी बात ये हुई है इस दफ़े कि हसन नवाज़, हुसैन तलत और इरफान खान न्याजी जैसे खिलाड़ियों को है टीम में शामिल किया गया है। उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी। इसी तरह फ़हीम अशरफ ने भी, जिन पे बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा था, उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस की, वो भी टीम में शामिल हुए। इसी तरह खुशदिल जो हैं वो भी शामिल हुए। और दूसरी जानिब हसन अली, उनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी, वो भी शामिल हुए। लेकिन जनाब दूसरी जानिब अगर हम देखें तो बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी इस टीम में शामिल नहीं हैं। और शाहीन शाह आफरीदी के मुतालिक तो ये सुना है कि वो ये कहते हैं कि उन्होंने खुद रेस्ट के लिए कहा है। बहरहाल ये 3 खिलाड़ी जो हैं शामिल नहीं है। लेकिन जो सबसे तवज्जो तलब बात है वो ये है कि अब्बास आफरीदी और सुफियान मुकीम, जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब एक परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, वो जो है इस टीम में शामिल नहीं है। बहरहाल चूँकि 2026 का वर्ल्ड कप होने वाला है तो उसके लिए टीम की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। तो अब देखना ये है कि आया जो टीम ऐलान हुई है और नए खिलाड़ी जिनको टीम में रखा गया है, क्या वो अपनी मतलब परफॉर्मेंस के ज़रिए कंटिन्यू करते हैं, वर्ल्ड कप में भी शामिल होंगे या फिर
बाबर आजम, रिजवान और शाहीन जो है वो वापस आ जाएंगे। बहरहाल जी, बांग्लादेश की टीम जो है वो यूएई भी गई थी और वहाँ पे उसने सीरीज़ के लिए, और पहली मरतबा कोई टेस्ट टीम जो है यूएई की टीम से जो है सीरीज़ हार गई, और यकीनन बांग्लादेश के लिए ये बड़ी तवज्जो तलब बात होगी। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है बांग्लादेश के लिए। लेकिन बांग्लादेश के जो कप्तान हैं उन्होंने ये कहा है कि यूएई की टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश की है। तो जनाब, आईसीसी की मतलब एक टेस्ट टीम जो है वो जो है हार गई है एक ऐसी टीम से जिसके पास टेस्ट स्टेटस नहीं है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो वेस्ट एशिया बेसबॉल कप जो कि ईरान में हुआ था, पाकिस्तान ने न सिर्फ जंग में उन्हें शिकस्त दी हालिया, बल्कि पाकिस्तान की टीम जो वहाँ ईरान में मौजूद थी बेसबॉल की, उसने भी इंडिया की टीम को वहाँ शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की है। और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो पाकिस्तान हॉकी टीम जो कि अगले माह मलेशिया में नेशन कप में शिरकत कर रही है, वो अपना कैंप जो है कमोबेश कंप्लीट करना किया चाहती है। और ओलंपियन ताहिर जमान जो हेड कोच हैं उस टीम के, वो जो है उसको कोच कर रहे हैं, और वो बड़े पुरुम्मीद हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है नेशन कप में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी। जनाब, प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। आज का प्रोग्राम जो है बड़ा अच्छा होने वाला है, इसलिए कि हमारे पास बड़ी दो आम शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं। एक तो हमारे साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जिन्होंने एमसीबी की नुमाइंदगी की, और जब गैर मुल्की टीमें यहाँ पर आई पाकिस्तान में तो उनके खिलाफ भी, ख़ास तौर से इंडिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और दूसरी टीमों के खिलाफ उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और जनाब, मैं उनके मुतालिक ये बताता चलूँ कि उन्होंने इंडिया के खिलाफ 78-79 में उन्होंने मैच खेला, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 1982 में मैच खेला। 10,000 रन उन्होंने मजमूई तौर पर किए में, 6,000 रन उनके जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और 4,000 रन उनके ग्रेड 2 में। और उनका एक कारनामा ये भी है कि उन्होंने ओडीआई विल्स कप में जनाब 182 की पार्टनरशिप की थी एजाज फ़की के साथ, जो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। एजाज फ़की ने उसमें सेंचुरी बनाई थी और अनवारुल हक ने उसमें 82 रन बनाए थे। तो जनाब, बड़ी उनकी मतलब एक्सपर्टीज़ है और बड़ा मतलब उनका एक्सपोजर है, और हम उनसे बात करेंगे, यकीनन आपको पता चलेगा। और उसके साथ साथ जनाब, आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्रैंड मास्टर एम नजम खान। जनाब, ब्लैक बेल्ट हैं ये, और 1971 से ये जनाब इसमें ताइक्वांडो में शामिल हैं। नजम खान की बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं, बड़ा एक्सपोजर है, बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है इनका जनाब। और ये प्रेसिडेंट है पाकिस्तान पैरा ताइक्वांडो मार्शल आर्ट के, और उसके साथ साथ फाउंडर हैं पाकिस्तान ताइक्वांडो मार्शल आर्ट के। तो जनाब, इनसे भी आज बड़ी गुफ्तगू होगी बेहतरीन। वैसे तो ये वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ चैनल्स को इंटरव्यू देते रहें, लेकिन चूँकि PSL चल रही है तो इस वक्त जो है काफ़ी हॉट इशू है PSL का। तो हमारे साथ चूँकि मौजूद हैं अनवारुल हक, और हम उसके बाद फ़ौरन जो है नजम खान की तरफ भी आएंगे। लेकिन नजम खान साहब को चूँकि वो स्टूडियो में मौजूद हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नजम भाई, कैसे हाल हैं आपके? ठीक ठाक, जबरदस्त, वेरी गुड, अनवारुल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियाजुद्दीन, कैसे मिजाज हैं आपके भाई? अनवार भाई कैसे हैं आप? मेरा सलाम कहिएगा। मेरा भी सलाम बोल दीजिएगा। ये जनाब नजम खान भी आपको सलाम कह रहे हैं अनवार साहब। मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से नजम साहब से मेरी मुलाकात है माशाल्लाह से। ये एक फाउंडर मसले के ताइक्वांडो के फाउंडर मेंबर्स कह लो, या ये सब इंट्रोड्यूस कराना में इनका बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल, नो डाउट। अच्छा अनवार साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा, क्योंकि हमारी आपकी पहली मरतबा गुफ्तगू हो रही है, और हमारा जो जब भी हम किसी से पहली मरतबा बात करते हैं तो हम ये ज़रूर पूछते हैं कि जब आपने क्रिकेट शुरू की थी, और जाहिर है फिर उसके आप मतलब गैर मुल्की टीमों के साथ भी खेले आप क्या समझते हैं कहाँ से आपने मतलब अपने कैरियर का आगाज़ किया था, और कितने खुश और मुतमईन हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको हर्ट करती है कि आप पाकिस्तान की टीम में नहीं आ सके? गो कि आपने जो दुनिया की दूसरी टीमें पाकिस्तान आती थी उनके खिलाफ आप मैचेस खेलते रहे, और आपकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही। जी अनवारुल हक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियाजुद्दीन साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस इज्जत से नवाजा और आपने मुझे टेलीफोन लाइन पर लिया। असल में देखें, बात यह, जिंदगी में ख्वाहिशें तो बहुत कुछ होती हैं इंसान की, और वो हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 109 मैंने मैचेस खेले फर्स्ट क्लास के, और तो तकरीबन 50-60 के करीब मैंने ग्रेड 2 के मैचेस खेले, और तकरीबन कोई नहीं मैंने वनडे जो विल्स कप हुआ करता था खेले। तो ठीक है, थैंक्स गॉड तो मैं साइड मैचेस खेला। अनफॉर्चुनेटली मैं इंडिया के मैच में रन आउट हो गया, और जब मैंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैंने मैच खेला तो वहाँ पे थोड़ा सा एक, मैं किसी को ब्लेम नहीं देना चाहता, बस वो
एक ऐसा हुआ कि मुझे नीचे ऑर्डर पर बैटिंग करा दी गई। हालांकि उस सीजन में पाकिस्तान में मैंने 11 मैचों में 1000 रन किए थे एज एन ओपनिंग बैट्समैन। जो बहरहाल वो मेरी कहते हैं कि राइट ऑफ फेट नेवर चेंजेस। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं देना चाहता, मेरी किस्मत में अल्लाह ताला ने इतना लिखा था, मगर मैंने इज्जत और शान के साथ मैंने बहुत अच्छे 20 साल पाकिस्तान के क्रिकेट को सर्व किया। और आपके सामने, और आप भी गवाह हैं, आपको पता है कि एमसीबी कोल्ड्स ने पाकिस्तान के 10 लड़के प्रोड्यूस करके दिए हैं, जिसमें शाह, शाहिद आफरीदी, यूनुस खान, आसिम कमाल, फरहान आदिल, मोहम्मद जाहिद और ये यूसुफ और राना नवेदुल हसन, अपने अतीकुज़्ज़मा और हसन रजा, ये तमाम आपके सामने, आपकी बात आपको याद होगा कि ये सब एमसीबी कोल्ड्स की प्रोडक्ट थे। इनको 2,500-3,000 हजार रुपए हम स्टाइपेंड दिया करते थे। उसमें क्रेडिट गोज टू हुसैन लवाई एंड रजाउल्लाह कि उन लोगों की ख्वाहिश थी कि हम एमसीबी कोल्ड्स की टीम तैयार करें, और हमने माशाल्लाह से एक काम ये किया कि वो अल्लाह के फजल से इतने लड़के आगे चले गए। तो ये क्रेडिट गोज टू माय मैनेजमेंट। अच्छा अनवर भाई, अभी आपसे मतलब ये गुफ्तगू का सिलसिला जो है जारी रहेगा। नजम खान साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, और नजम खान साहब यही सवाल मैं आपसे करूंगा जो मैंने अनवरुल हक साहब से किया है कि आपने मतलब 1971 में ज़ाहिर है अपना कैरियर शुरू किया, 54 साल हो गए, तो कहाँ से शुरू किया और मतलब यहाँ तक आप पहुँचने में कामयाब रहे, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? अल्लाह की रहमत से मुझे बहुत सारे हर्डल्स आए, मगर मैंने उसकी परवाह नहीं की, बिकॉज आई एम प्योर पाकिस्तानी। मेरा खून का कलर ग्रीन है, रेड नहीं है, तो हमेशा मैं जोश में रहता हूँ। तो जब आपने इब्तिदा की थी कहाँ से की, मतलब क्या ख्याल आया आपका? सही है, अल्लाह बख्शे भुट्टो साहब के ज़माने में शाह फैसल मस्जिद का इफ्तिताह हुआ था जो रावलपिंडी स्टेडियम है। इसमें हमारे सिंगिंग के बहुत सारे सिंगर्स, आर्टिस्ट और मार्शल आर्टिस्ट लोगों ने हिस्सा लिया था। उस दौरान कुछ कोरियन आए हुए थे वहाँ पर, मार्शल आर्टिस्ट, जिन्होंने हमें ट्रेन किया था, और हमने उस जमाने में शुरू किया था। और इत्तेफाक की बात है, अभी लवाई साहब के जिक्र हुआ एमसीबी के, हमने ब्रिटिश और पाकिस्तान टेस्ट सीरीज भी, एमसीबी ब्रिटिश और पाकिस्तान टेस्ट सीरीज मैंने 82 में कराई है पाकिस्तान में। वेरी गुड, ज़बरदस्त। अच्छा, आप अपनी कारकर्दगी के मुतालिक बताएं कि कौन कौन सी बेल्ट्स हासिल की आप? ब्लैक बेल्ट तो हम जानते हैं आपके पास है। नाम है जुरुकान 9 Dan black belt, and my hip kido 7 Dan, taekwondo 6 Dan, and Mudokan, and so many. There's a 7 system for in Olympic sports. Taekwondo is Olympic sports. We are playing in a sports. I'm in Olympic. There's a same amateur sports you can play like हॉकी, फुटबॉल, जैसे आपकी हॉकी है ओलंपिक में, टेनिस है, बैडमिंटन, जितने मैचेस। अब तो ओलंपिक में क्रिकेट भी आ गई है जनाब। हाँ माशाल्लाह। अब जो होगा ना ओलंपिक, उसमें जो है क्रिकेट को भी शामिल किया गया, लेकिन वो T20 क्रिकेट होगी। क्योंकि क्रिकेट की बात शुरू हो गई तो अनवरुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर भाई, ये बताइएगा कि जो PSL 10 हो रही है, आप जो पूरी PSL 10 हुई है, जाहिर है मैंने देखा आप मुख्तलिफ चैनल्स में रोज़ाना प्रोग्राम में भी मैं देखता रहा हूँ आपको, और आप काफ़ी टच में हैं। ये बताइएगा कि मतलब इस पूरी PSL के मेयार को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, PSL का मेयार तो मतलब पहले से ज़्यादा वो जो एक हाइप मिलती थी वो इस दफ़ा वो मुझे नज़र नहीं आई है। वो कुछ सर्कमस्टांसेस भी कुछ ऐसे हो गए थे, मगर कुछ मार्केटिंग के हिसाब से ये मैं समझता हूँ इस तरह से नहीं हो सकी कि ये PSL कुछ भुजा है। मगर अभी जो आखिर के मैचेस हैं उसमें कुछ ऐसा स्पार्क नजर आया कि PSL हो रही है, क्योंकि बीच में कोई ऐसा जंग का भी एक समा बन गया था। मगर उसके पहले जो मैचेस हुए ना, तो रियाज उसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हुआ कि हमारी कहीं पे मार्केटिंग जो है ना बड़ी वीक नजर आई है। जो एक मेयार होता था उस तरह का नजर नहीं आया। बहरहाल अब वो क्योंकि तकरीबन एंडिंग की तरफ है, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह ताला ये 2 मैचेस और रह गए हैं तो ये इसका एंड अच्छा हो जाएगा। मगर मैं एक बात ये जरूर कहना चाहता हूँ कि PSL के हवाले से देखें, इसमें फॉरनर्स खेलते हैं, उनको एक्सपोजर जो होता है वो करें या ना करें, उनको इतना कोई सरोकारी नहीं होती है। मेरी ख्वाहिश थी, और मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कहा था और उनको भी मैं रिक्वेस्ट की थी, करता धरता है कि हमारे जो यंग टैलेंट है, बडिंग टैलेंट है, अंडर 19 के हैं, वो बेस्ट परफॉर्मर हैं, उनका इंडक्शन इन हर टीम के अंदर कम से कम 4 लड़कों, कम से कम 4 लड़के ऐसे होने चाहिए, ताकि कि हमारे जो ना पाकिस्तान को बैक हैंड पे जो ना हमारे प्लेयर्स जो प्रोड्यूस हों। अच्छा, आपको नजर आ रहे हैं? जी अनवर भाई, इसी से रिलेटेड आपसे मतलब सवाल है कि आप समझते हैं कि PSL ने हमारी इंटरनेशनली जो हमारे क्रिकेट खेलते हैं T20 में, उसकी मतलब है कि अच्छी परफॉर्मेंस में उसका किरदार रहा है,
क्विकली, इसलिए कि अब हम ब्रेक पे जाएंगे अब। जी अनवर भाई। नहीं देखिए, बात है कि फर्क तो पड़ता है। देखिए अभी मिसाल एक करंट आपको मिसाल में हसन अली की देता हूँ। देखिए वो अभी टीम से बाहर हो गए थे, मगर वो ही लुक्स मी एंटायर डिफरेंट हसन अली नाउ। ही इज वेरी फिट एंड ही इज परफॉर्मिंग एंड इज डूइंग वेरी गुड जॉब। असल में इसी तरीके से ऐसा होता है कि जब आप टीम से बाहर होते हो ना, तो गिव अप नहीं करते हैं, आपने कम बैक करना होता है और एक ऐसे तरीके से करना होता है कि ताकि दुनिया को पता चले कि यू डिजर्व फॉर दिस। तो इस तरह से एक इंसान को जो ना प्लेयरों की होनी चाहिए। और एक बात जो आपने मुझसे पूछी थी ना कि आप किससे इंस्पायर हुए और आपको क्रिकेट, तो मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि मैं मार्टन रोड पे रहा करता था, जहांगीर रोड पे। एक नमान कुरैशी साहब होते थे हमारे मोहल्ले में, तो मैं बहुत छोटा था, 6th क्लास में पढ़ता था, और इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह को प्यारे हो गए। उन्होंने मुझे पिक किया था, तो वो मुझे अपनी बड़ी टीम के साथ, ए टीम के साथ रखते थे। और अभी उनके बेटे जो है वो इमरान कुरैशी मिज़दान बैंक में बड़ी पोस्ट पर है। तो मैंने उनको बताया था कि आपके वालिद साहब ने मुझे पिक किया था, और उनको अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो वो मेरे जो ना वो मेरे उस्ताद थे, वो मेरे मोहतरम थे। और मैं ज़हीर अब्बास मेरे आइडियल प्लेयर थे, और नासिर शाह मेरे मेंटोर थे, जिनकी वजह से मैंने क्रिकेट खेली। ठीक है अनवर भाई, हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। हम इस वक्त जा रहे हैं ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं और यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक। फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक फर्स्ट क्लास खिलाड़ी अनवारुल हक और ग्रैंड मास्टर एम नजम खान। नजम खान, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये बताइएगा कि जोडू, कराटे, जो-जिस्टू और ताइक्वांडो में क्या फ़र्क है, बेसिक आम शायकीन के लिए? जी जी, थैंक यू वेरी गुड क्वेश्चन है साहब। ये इसी तरह डिफरेंस है जो क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल में डिफरेंट है। जूडो जापान का गेम है, टाइक्वांडो कोरिया का गेम है, जिसको जापान का गेम है। ये सारे मार्शल आर्ट्स हैं, मगर मैंने जो आपसे फरमाया वाहिद मार्शल आर्ट है जूडो एंड टाइक्वांडो, जो ओलंपिक में जिसके मेडल काउंट होते हैं। लास्ट जो फ्रांस में ओलंपिक में, उसमें भी मेडल काउंट में। अच्छा, अभी तो पैरा के बच्चे भी ओलंपिक में खेले, जिनकी मैंने लिप रीडिंग साइन बनाई है, ABCDEFGHIJKL, एक लिप रीडिंग साइन लैंग्वेज कहते हैं टाइक्वांडो, जो पूरी दुनिया में राइज है। और आपको जैसे कि मालूम है कि अभी हमारे कम से कम 6 लाख के स्टूडेंट हैं इस मुल्क में। अच्छा। मैं ख्याल है क्रिकेट के बाद ये वाइट टाइक्वांडो जो हर महल्ले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सूबे में हो रहा है।
हो रहा है, वेरी गुड। अच्छा ये बताइएगा, मैं अभी तारीख पढ़ रहा था इसकी, तो जनरल छुई होंग ही वो वर्ल्ड ताइक्वांडो के गॉड फादर कहलाते हैं, तो जाहिर है उनका इंतकाल हुआ था 2002 में, और आप 1971 से मतलब ताइक्वांडो में, और हमने देखा कि इंटरनेशनली आप पूरी दुनिया में जाते रहे, मतलब कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो हम ये कहें और आप वहाँ पे ताइक्वांडो में शरीक ना हुए हों। तो आपकी जनरल जो छुई होंग ही थे, उनसे मुलाकात हुई? दो मतलब ये ITF के मास्टर थे। अच्छा। WTF के नहीं थे, ये इज अ फाउंडर। अच्छा, इज अ फाउंडर। पहले पूरी दुनिया में ITF होता था, सही। मैंने ही पाकिस्तान में ITF किया है। अच्छा, पहले सही। मैं ITF का 5th Dan ब्लैक बेल्ट, 6th Dan, जबरदस्त। और ये मैंने 1981 में ली थी। अच्छा, मैंने जनरल साहब से मैंने मुलाकात की उज़्बेकिस्तान में, टीम लेके गया था मैं, और अबाउट 81 में ही, बहुत पुरानी बात है। आपको तो जैसे मालूम है, आप भी हमेशा 88 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाते रहे, आप उस टीम के चीफ द मिशन थे, तो मुझे कहने में फ़ख्र महसूस हुआ। आज मैं जिस बंदे के सामने बैठा हूँ, या जिस TV एंकर्स, इंटरनेशनल कमेंटेटर के सामने बैठा हूँ। मोहब्बत आपकी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो ताइक्वांडो में आजकल जो है ना लेटेस्ट टेक्निक, जदीद टेक्निक आ गई है। सही। ये प्राइम टेक्निक पे नहीं है अभी। सही। जैसा मैंने फरमाया, अभी हमें बहुत सारे चैनल्स ने और मीडिया के इदारों ने ऑफर किया है, वो कह रहे हैं नेम साहब हम आपके 50 ईयर्स की गोल्डन सेरेमनी मनाएंगे। तो मैंने 2-3 चैनल से हाँ भर ली है, और इंशाल्लाह आप अनकरीब कर रहे हैं, देखेंगे इस पूरे साल गोल्डन जुबली ताइक्वांडो मनाया जाएगा। जबरदस्त, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप इसी तरह से मतलब खुद भी शरीक होते रहें और आपके लिए भी प्रोग्राम होते रहें। अनवारुल हक साहब, ये बताइएगा कि PSL में आप क्या समझते हैं? जाहिर अब तो 10 साल हो गए और हर चीज़ जो है अब इसकी दोबारा से शुरू होगी। ये जो गैर मुल्की खिलाड़ी हमारे यहाँ आते रहे, ख़ासतौर से इस PL में, आप समझते हैं कि उनका जो मेयार है इंटरनेशनली, वो इसी तरह के खिलाड़ी आने चाहिए, या और मतलब बेहतर खिलाड़ी आने चाहिए जिनकी क्रेडिबिलिटी है? क्या समझते हैं? देखिए, ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट सवाल किया। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमने जो विंडो सेलेक्ट की ना, वो असल में ठीक नहीं है, क्योंकि इन द मीन टाइम IPL भी हो रहा होता है और PSL भी शुरू हो रहा है। तो माजरत के साथ असल में वहाँ पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, और दूसरा ये है कि ये जो हमारे पास लड़के आए ना, ये सारे लेफ्ट ओवर हैं जो वहाँ पे पिक नहीं हुए हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा फर्क होता है, ये एक बड़ा फर्क पड़ता है। अगर हमें अब क्या चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, हमारे PSL के जो भी करता धरते हैं, उनको वो विंडो सेलेक्ट करनी चाहिए कि क्लैश ना हो दूसरे मुल्क से, तो उस दौरान कोई T20 और कोई मसके। लेकिन अनवर भाई, इस दफे तो कोई विंडो नहीं थी फ्री, कोई विंडो नहीं मिल रही थी इनको इस मरतबा। देखिए, असल में बात यह कि आपको ये मैनेजमेंट को जो ना तमाम काम पहले सारा अपना होमवर्क करना चाहिए। जब आपको नहीं मिली है, वो एक डिफरेंट स्टोरी है, वो आपको मजबूरी है। मगर जो आपने एक सवाल किया ना कि प्लेयर का ना मिलना, देखिए जहाँ पे 100 की जगह किसी को 1000 रुपए मिल रहा हो और वहाँ का एक्सपोजर बहुत अच्छा होगा, तो डेफिनेटली वो वहीं को प्रेफर करेगा। तो यही एक हमारी थोड़ा सा एक हमारा सेटबैक है कि हमारे यहाँ जो ना एक मैनेजमेंट की वीकनेसेस होती है। T20 का टूर्नामेंट होने वाला है, हम जो है करा रहे होते हैं 4-डे क्रिकेट टेस्ट मैच करा रहे होते हैं, तो वो सब T20 हम स्टार्ट करते हैं। तो ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखें, वर्ल्ड कप कौन सा होने वाला है, किस फॉर्मेट का वर्ल्ड कप होने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन उसी तरह के टूर्नामेंट होने चाहिए। और दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि आप लड़कों को कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर चांस दीजिए। देखें, आप एक T20 का जो फॉर्मेट है उसके 20 लड़के सेलेक्ट कर लें, आप उनको जो है रोटेशन बेसिस के ऊपर आप उनको खिलाते हैं, क्योंकि T20 फॉर्मेट का जो फॉर्मेट है ना, उसके अंदर आपको रिस्क लेना पड़ता है। यहाँ पे आपको फेयरलेस क्रिकेट खेलनी पड़ती है, बगैर किसी डर और खौफ के। इसमें इंसान आउट भी हो जाता है, मगर उस फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट यही होती है कि आपने इस तरह खेलना है, ही प्रोफेशनल। मगर एक बात मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि कुछ प्लेयर होते हैं कंडीशनल प्लेयर और कुछ होते हैं सिचुएशनल प्लेयर। तो जिस तरह पाकिस्तान में जो मैंने देखा अपनी जो क्रिकेट कैरियर में देखा जिंदगी में, जावेद मियादाद से बड़ा कोई भी सिचुएशनल प्लेयर नहीं था। नो डाउट, जी बिल्कुल सही कहा अनवर भाई। मैं इससे पहले कि नजम खान की तरफ जाऊं, एक छोटा सवाल आपसे करूंगा कि बांग्लादेश के खिलाफ जो हमारी T20 टीम का ऐलान हुआ है, तो उसमें एक बात तो मतलब बड़ी अच्छी है कि उसमें हसन नवाज हैं, हुसैन तलत हैं और इरफान खान नियाजी को शामिल किया, जिनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी। और आपने हसन अली का जिक्र किया, जाहिर है उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, वो आ गए, खुशदिल भी आए और फ़हीम अशरफ भी आए। लेकिन अब्बास आफरीदी और सुफियान मुकीम जो है, जिनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सब जानते हैं, वो नहीं है।
जहाँ तक बाबर आजम की बात है, रिजवान की या शाहीन शाह आफरीदी की, तो वो नहीं है, उनका कोई मसला नहीं है, इसलिए कि अगर बांग्लादेश के खिलाफ हमारे इन खिलाड़ियों ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी तो वो तो फिर भी आ सकते हैं, तजुर्बेकार खिलाड़ी, उनका बड़ा एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ये तीनों खिलाड़ी अगर उन्हें नहीं भी लिया तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ। देखिए, एक चीज पहले रियाज साहब मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक रेस्ट देना और एक ड्रॉप करना, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। ये इतने बड़े प्लेयर हैं, शाहीन शाह आफरीदी हुए और बाबर आजम हुए, रिजवान हुए, देखें ये लोग पाकिस्तान के प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, आप इनको रेस्ट दे सकते हैं, आप नए लड़कों को आजमा सकते हैं, क्योंकि देखें बात यह कि अभी आपकी एक बड़ी सीरीज होने वाली है ना, तो उसमें इनको रेस्ट देके आप नए लड़कों को आजमा सकते हैं। और यहाँ पे अपनी होम सीरीज के अंदर ये एडवांटेज होता है कि कंडीशन से आप इतने वाकिफ होते हैं कि यहाँ पे आप परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो आप पे प्रेशर नहीं होता है। तो कम से कम एटलीस्ट ये इज अ वेरी वेरी गुड साइन। ये बहुत अच्छा है कि आपने नए लड़कों को चांस दिया और आप इनको ट्राई करें, इसलिए कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर परफॉर्मेंस दे के आ रहे हैं, तो आपको बैकअप में ये लड़के मिल सकते हैं। नजम खान साहब, आपका कैरियर जो है माशाल्लाह 54 साल कैरियर है आपका, और इस पूरे कैरियर में आपने 70,000 मतलब ये कि जो एथलीट्स हैं उनको ट्रेंड किया है, और उसमें जो है नॉर्मल भी शामिल हैं, स्पेशल भी शामिल हैं, और पैरा एथलीट्स भी शामिल हैं। क्या कहेंगे, मतलब बड़ा लंबा सफ़र है माशाल्लाह। अल्लाह ताला इस मुल्क को तरक्की दे, मेरे पास हिम्मत है, ताकत है, उस अल्लाह रसूल की दी हुई, मैं कभी पीछे नहीं रुकूंगा, मैं आगे चलता रहूँगा। अच्छा, ये बताइए कि जो मैंने अभी 3 कैटेगरीज बताई, एक तो नॉर्मल हैं जिनको आप ट्रेनिंग देते हैं, एक स्पेशल हैं, एक पैरा एथलीट्स हैं, तो इसमें आपको किन को मतलब ट्रेन करने में ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मैं आज तक मैंने 50 साल काम किया या 45 साल काम किया अपने नॉर्मल लोगों के साथ, उन्होंने बड़े प्यार मोहब्बत दी, वही मेरी बेस थी। मैं जब से दुनिया, एक ग्लोबल दुनिया में जब से पैरा स्टार्ट हुई, स्पेशल स्टूडेंट जिन्हें मैं स्पेशल स्टूडेंट, ये बच्चे फरिश्ता हैं, ये बच्चे फरिश्ता हैं। आप इनके साथ काम करें प्लीज़, जितने फील्ड में जिस काम है वो इन बच्चों को ट्रेन करें, टेक्निकल काम भी सिखाएं, इलेक्ट्रिक का काम भी सिखाएं, एजुकेशन भी होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। जिस तरह मैंने कहा ना, मैंने एक साइन लैंग्वेज बनाई है, उससे मुझे फ़ायदा ही हो गया, मैं उनसे वेरी इजीली कम्युनिकेशन कर लेता हूँ। सही। अच्छा, ये बताएं कि मतलब ये जो ताइक्वांडो है वो पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में ये क्या मतलब कितना मकबूल है, या मुस्तकबिल इसका कैसा है? सर, आप इस बात से अंदाजा लगाएं, इस वक्त सिंध के 99% स्कूल ताइक्वांडो कर रहे हैं। सही। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई मुझे बता दे नहीं कर रहे तो। नंबर 1, ताइक्वांडो टोटली एजुकेशन है एंड टोटली साइंस है, इसलिए लोग इसकी तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं। सही। हमें दिस ए कॉम्बिनेशन माइंड एंड बॉडी। अच्छा, फिर इसमें एजुकेशन शामिल है, ताइक्वांडो में 100% एजुकेशन शामिल है। अच्छा, जो एजुकेट नहीं होता वो भी एजुकेट हो जाता है हमारे पास आन के। ये अल्लाह ने हमें एक खासियत दी है ताइक्वांडो के मास्टर्स, इंस्ट्रक्टर्स और ऑफिसर्स को। अच्छा, ये सेल्फ डिफेंस के हवाले से ख़वातीन के लिए खेल जो है कितना फ़ायदेमंद है ताइक्वांडो? मेरा ख्याल है जितना मर्दों के लिए। आजकल हम तो सेफ हैं, मेरी माँ बहनों के लोग सताते हैं, उनको सेल्फ डिफेंस की जरूरत पड़ती है, और मेरे पास ज़्यादातर लड़के ही हैं। आपको बताऊँ, मेरी स्टूडेंट ज़्यादातर कॉलेजेस में, गर्ल्स कॉलेजेस में और स्कूलों में 95% तो लड़के हैं मेरे पास। अब बच्चे तो 5% बच्चे हैं खिलाड़ी। सही। अच्छा, अब आपने अनवारुल हक साहब, अनवार भाई, ये हमने देखा कि जो बांग्लादेश के खिलाफ टीम ऐलान हुआ है तो हैरत अंगेज़ तौर पे जो टॉप विकेट टेकर हैं बास आफरीदी, वो टीम में नहीं है, सुफियान मुकीम नहीं है। आप समझते हैं कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है? हाँ, ये बिल्कुल हैरानकुन बात है। देखिए, सुफियान मुकीम एक ऐसा बॉलर है कि वो आपको अपनी होम सीरीज के अंदर वो आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड हो सकता है। देखिए, वो इज अ वेरी वेरी गुड बॉलर। आप उसको इंकरेज करेंगे तो वो आपके लिए प्रोडक्ट है, फ्यूचर की प्रोडक्ट है। उसको ना लेना, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इन्होंने ज्यादती की है। उसको टीम में होना चाहिए था। बास आफरीदी चूंकि वो डिस्गाइज बहुत अच्छा करता है, वो उसको अपने पेस पे कंट्रोल भी है, और वो इस T20 क्रिकेट का एक अच्छा बॉलर भी है, और वो अच्छी हिटिंग भी कर लेता है। तो लिहाजा ये कि उसको इन लड़कों का टीम में शामिल होना चाहिए। T20 शॉर्ट फॉर्मेट होता है,
अब यहाँ पे होता ही है कि इस तरह के प्लेयरों की यूटिलिटी बहुत होती है इन प्लेयरों को, क्योंकि देखें अगर आपकी टीम में 4 या 5 ऑलराउंडर्स खेल रहे हैं ना, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। अगर आप फील्डर अच्छे हैं, बॉलिंग भी आप कर लेते हैं और बैटिंग भी करते हैं, तो ये मुकम्मल पैकेज होता है। इस तरह के प्लेयर जो है ना T20 के अंदर आपको बहुत ज्यादा कामयाबी दिलाते हैं। सही। अच्छा, आप समझते हैं कि मतलब 2026 का जो वर्ल्ड कप है उसके लिए हमने अपनी तैयारी का आगाज़ सही सिमत में किया है, या और हमें क्या बेहतर करना चाहिए? देखिए बात ये कि तैयारी तो देखें, बात ये रियाजुद्दीन आप भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं और आपने माशाल्लाह बड़ी स्पोर्ट्स किए, सब कुछ खेला है आपने। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आपको अपना अपना माइंड और अपना सेटअप क्लियर करना पड़ता है कि ये मेरे 20 प्लेयर्स हैं T20 के, ये T20 वनडे के 20 प्लेयर्स है और टेस्ट के 20 प्लेयर्स हैं। आपने एक पूल बना देना है और फिर उसमें आपने लड़कों को कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर उनको बैक टू बैक चांस दें। ये नहीं है कि आपने एक मैच खिलाया, परफॉर्मेंस से बाहर कर दिया, देखिए कभी भी लड़के का कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता। आपको पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि इस लड़के में टैलेंट है, ये पाकिस्तान का मटेरियल है कि नहीं है। अगर है तो उसको आप यूटिलाइज करें। एक देखें, दो चीज होती है, एक पाकिस्तान की सरजमीन पे खेलना, हमारे पाकिस्तान के सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट खेलना, और एक अब्रॉड इन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, कंडीशंस मुख्तलिफ होती हैं। जिसका बिहेवियर है, सॉरी, कंडीशंस मुख्तलिफ होती हैं, डिफरेंट कंडीशंस होती है ना। तो आपको उन लड़कों की कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज को चेक करना है कि आया उन लड़कों में ये एबिलिटी है कि बाउंसर्स को अच्छा खेल सकते हैं या स्विंग गेंद को अच्छा खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैंने इसकी मिसाल आपको जावेद मियादाद की थी कि जावेद मियादाद दुनिया का वो प्लेयर है जो उससे अच्छा सिचुएशनल प्लेयर कोई भी नहीं था। सही सही, ठीक है। अच्छा, साथ ही रहिएगा, अभी तो एक वक्फा है, उसके बाद फिर और वक्फे पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले नजम खान साहब ये बताइएगा कि पिछले दिनों हमने देखा कि आप एक टीम लेके गए जापान और उसके बाद मलेशिया लेके गए और उस टीम ने जनाब 8 गोल्ड मेडल हासिल किए। 6 गोल्ड लिए, 6वीं ने गोल्ड मेडल, 6 गोल्ड मेडल, 6वीं ने गोल्ड मेडल डेमोन्स्ट्रेशन करने पर, आला कर्दी के मुजाहरा करने पर, जो कि जिसमें खुरगी नहीं थी, जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन था खाली। और उन बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दी, दे क्लिंच दैट डेमोन्स्ट्रेट मैच। लोगों ने ये जो बच्चे नॉर्मल नहीं थे, ये तो मेंटली रिटायर्ड बच्चे थे, जी, और उसके बावजूद इन्होंने प्लीज स्पेशल चिल्ड्रन थे मेरे। ये मेरे फरिश्ते थे। मैं मायना कीजिएगा, हमारे अंदर भी नॉलेज है। इन बच्चों को हम स्पेशल यूँ कहते हैं। अच्छा, ये स्पेशल ओलंपिक है, ठीक है। मैडम लाखानी करी हैं, उनका बड़ा काम है इस मुल्क में, नो डाउट। उन्हें सलूट करता हूँ, मैं उन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, अभी जिक्र हो रहा है छोटा सा, मुझे बोलने की इजाजत है क्रिकेट का? बिल्कुल, आप स्पोर्ट्स मैन हर चीज बात कर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है हमारी क्रिकेट टीम के लिए। हाँ, सुने आप, मेरा अभी बच्चा ब्रेक पे जाना है, जल्दी से कंप्लीट मेरा कीजिएगा। अभी बच्चा 12 फीट पे जाके क्रिकेट करता है। आपको मैंने एक वीडियो भेजी है, मैंने 18 फीट पे 18 फीट जमीन से ऊंचे उछल के मैं ब्रेक कर रहा हूँ एल्बो से, देखिए आपने। तो ये फिटनेस होनी चाहिए हमारे पास, हम दुनिया को हरा देंगे। अगर मुझसे एडवाइस लेनी है, फ्री एडवाइस लेनी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, मैं फ्री अपनी सर्विसेज दूंगा और मैं लिख कर देता हूँ, अगर मेरी टीम नहीं पहुंचे फाइनल तक, मैं ताइक्वांडो भी छोड़ रहा हूँ, ये मुल्क भी छोड़ दूंगा। लेकिन वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो अभी एक जो रिक्वायरमेंट है ऑफिशियल्स की, उसमें उन्होंने कहा है कि लेवल 2 कोर्स होना चाहिए और भी मतलब तजुर्बा होना चाहिए। तो बहरहाल वो देखेंगे उनसे क्या फैसला होता है। बहरहाल उनके खुद के कोर्सेज हैं सारे। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं और यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं, एक ब्रेक।
फिर हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अनवारुल हक और ग्रैंड मास्टर एम नजम खान, जो कि स्टूडियो में है और लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं अनवारुल हक। अनवारुल हक साहब, ये बताइएगा कि बांग्लादेश की टीम जो है वो यूएई में जनाब वो सीरीज़ हार गई T20 की, और पहली टेस्ट टीम है जो आईसीसी की किसी एसोसिएट टीम से उसे शिकस्त हुई, और इससे पहले बांग्लादेश की टीम जो है वो अमेरिकन टीम से भी हार गई थी। तो आप क्या समझते हैं कि बांग्लादेश की टीम की ये नाकिस कारकर्दगी है, या यूएई की टीम ने जो है काफ़ी इम्प्रूव किया और उसने बड़ा अच्छी मतलब है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है? इसका क्रेडिट यूएई की टीम को मिलना चाहिए अनवारुल हक साहब। देखिए बिल्कुल सही बात है। यूएई की जो क्रिकेट है ना, वो वहाँ पे 4 डे क्रिकेट नहीं होती है। यूएई की जो क्रिकेट का मिजाज है ना, वो T20 क्रिकेट का मिजाज है। वो वहाँ पे 4 डे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट नहीं होती है। तो वो उसके जो ना जितने भी लड़के पाकिस्तानी, इंडियंस और श्रीलंकन जितने भी वहाँ पे प्लेयर्स खेल रहे हैं ना, वो मिजाज ही यही क्रिकेट का है। जिस तरह अफगानिस्तान की क्रिकेट है ना, इसी तरीके से उन्हीं का मिजाज भी यूएई के क्रिकेट के लड़कों का इसी फॉर्मेट का है। तो ये इनको सूट करता है। ये कहना कि बांग्लादेश देखे T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट को टेस्ट से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दैट इज बिल्कुल डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ गेम। वो T20 में 120 लीगल डिलीवरीज होती हैं, वनडे में 300 लीगल डिलीवरीज होती है। टेस्ट में रियल टेस्ट होता है। यहाँ पे इंसान की फिटनेस का सही पता चलता है। तो वो यूएई की टीम जो है वो बुरी टीम नहीं है। तो इस फॉर्मेट में किसी को भी अपसेट कर सकते हैं। जिस तरह अफगानिस्तान ने लोगों को अपसेट किया है, अब आने वाले दिनों में आप ये देखिएगा यूएई की टीम भी लोगों को अपसेट करेगी। अच्छा अनवर भाई यकीनन यूएई की टीम इंप्रूव करेगी। अच्छा ये बताइएगा कि पाकिस्तान की टीम के जो नए हेड कोच हैं माइक हैसन, वो जो है उनका मुआहदा हो गया है। गो के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी मियाद तो नहीं बताई है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि 2 साल का है कमोबेश उनका मुआहदा। आप क्या समझते हैं कि इससे पहले मिकी ऑर्थर आए, फिर उसके बाद जो है गैरी क्रिस्टन आए, फिर उसके बाद जेसन गिलेप्सी आए, और पता नहीं क्या हुआ कि कौन किससे मुतमईन नहीं था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तहत वो काम करने में कामयाब रहे या नहीं रहे, बहरहाल ये कि वो मुद्दत उनकी पूरी नहीं हुई। आप क्या समझते हैं कि माइक हैसन जो है वो कितना पाकिस्तान की टीम के साथ चल सकते हैं, जो हमारा कल्चर है उसको देखते हुए? देखिए बात ये वही वाली बात आती है, क्योंकि इनका जो है ना, इनका क्रेडिट इतना बड़ा, कोई इतने इनके पीछे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई मतलब व्यक्ति की परफॉर्मेंस नहीं है। ये आई थिंक 1 साल पहले ये मुल्तान सुल्तान के साथ भी लगे हुए थे यहाँ पर। तो बात ये है कि इतनी फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रही है ना, पहले तो आप इसका सद्भाव तो ढूंढे कि आपने किसी को हायर किया, फायर कर दिया, फिर आपने किसी को हायर किया, वो खुद छोड़ के चला गया। आपने 1 साल के अंदर 4 कोचेस बदल दिए। तो इसका मकसद क्या है? या तो आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग का फ्लो है कि आप समझ नहीं पाते कि वेदर इज ए कैपेबल गाय और नॉट, या फिर आपके प्लेयर पावर्स का कोई मसला है कि प्लेयर्स उनको लाइक नहीं करते हैं, या वो जो चाहता है कोच वो उसके ऊपर कप्तान और वो एक पेज पे नहीं होते हैं। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन इट। मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो थिंक टैंक है, उनको एक जगह पे बैठना चाहिए, चाहे उसमें कप्तान हो या उनके जो भी। मेरा अपना अभी भी एक मानना है कि आप एक टेक्निकल कमेटी जो है ना मरतब दें, जिसमें पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर्स जो है ना उस कमेटी के मेंबर्स हों, और उनके दरमियान ये सब चीजें रखी जाएं, और उसके बाद किसी चीज का फैसला किया जाए। सही। अच्छा नजम खान साहब, दुनिया में जो आपकी ताइक्वांडो है, इसकी मतलब कितनी वो इंटरनेशनल फेडरेशन और पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है इसकी? देखिए पाकिस्तान में जो फेडरेशन काम कर रही है, पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन, वो बेहतर काम कर रही है। जिनका मैं पैरा ताइक्वांडो विंग का प्रेसिडेंट भी हूँ, मैं उनके साथ ही मुंसलिक हूँ, जो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक कमेटी पीओ। आपकी जो फेडरेशन है वो रिकॉग्नाइज है पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से? जी जी अच्छा जी जी, जिनके साथ मुंसलिक हूँ। पैरा और वर्ल्ड में भी रिकॉग्नाइज है सर, इसलिए थोड़ी चले आते हैं। सही। अच्छा बात क्या है, असल में गवर्नमेंट की सपोर्ट कम है सिर्फ। हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं। हाँ। और अभी तो हमें G1 G2 की परमिशन भी मिल गई है एशियन चैंपियनशिप कराने की, जैसे हम इस्लामाबाद में कराते रहते हैं कन्वर साहब। और मैं तो ये कहूँगा बहुत सस्ता स्पोर्ट्स है ताइक्वांडो, जो ओलंपिक में खेला जाता है, जो हर एक ज़िले में खेला जाता है। आप सिर्फ यूनिफॉर्म खरीदें और आ जाएं, खाली ताइक्वांडो की यूनिफॉर्म खरीदें और आ जाएं सीखने के लिए। मैं तैयार हूँ फ्री ट्रेनिंग कराने के लिए, हर ज़िले में, हर सूबे में, हर जगह जाकर। तो आपकी बड़ी अच्छी ऑफर है, ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइएगा कि मतलब आप एक तो ताइक्वांडो के हालात मतलब
कहाँ देख रहे हैं। दूसरी ये बताइएगा कि अब तक जो आपका कैरियर है 50-54 साल का, तो इसमें मतलब कहाँ आप अपनी कारकर्दगी से बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आपने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, या कहीं आपको मायूसी भी हुई? देखिए, मेरे भी केवीसी के बच्चे कहते हैं जापान में, जहाँ पूरी दुनिया के इंटरनेशनल टॉप के खिलाड़ी आए हुए थे, और मेरा ख्याल है 3 दिन तक चैंपियनशिप होती रही, जिसमें मेरे बच्चों ने डेमोन्स्ट्रेशन स्पेशल पुमजे किए और जिसमें उन्होंने मेडल लिया। सही पुमजे बिन कातास, सही। ठीक है, उसमें उन्होंने मेडल नहीं, मैं आपकी परफॉर्मेंस की बात मेरी कर रहा हूँ। परफॉर्म मैंने 93 में वो रिकॉर्ड बनाया था। उस वक्त आपको ज्यादा खुशी हुई थी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके कारनामे तो बहुत हैं, लेकिन कहाँ सबसे ज्यादा खुशी हुई और कहाँ जब मुझे आपको मास्टर मायूसी का सामना मास्टर नहीं, मुझे मायूसी आ सकती है। Very good. अल्लाह बहुत बड़ा है। Very good, अल्लाह जबरदस्त। मुझे आगे की तरफ लेके जा रहा माशाल्लाह। है, मैं पीछे हटने का नाम भी Very- नहीं लूंगा। very good, very अच्छा, मुझे मास्टर किम ने किंग ऑफ खान का खिताब दिया था, क्योंकि मेरी एक वहाँ पे ब्रेकिंग की थी, फिंगर ब्रेकिंग। मैंने सब आपको भेजी है। अभी मैंने मलेशिया में भी की फिंगर ब्रेकिंग, 2 इंच मोटा तख्ता इस फिंगर से मैंने ब्रेक किया है, जो मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वेरी गुड। और एक और रिकॉर्ड है मेरा, मैंने 45 मिनट्स के अंदर 200 बोल्ट तोड़े थे। हाँ, और 45 सेकंड में, आई एम सॉरी, 200 बोल्ट तोड़े थे कंटिन्यू, टक 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 ऐसे मशीन की तरह। और उस टाइम पे मैंने अब मैंने इत्तेफाक से अपने क्रिकेटर्स के नाम ही कर दी थी वो रिकॉर्ड अपनी। सही। अच्छा, अनवारुल हक साहब, तकरीबन हमारा प्रोग्राम जो है वाइंड अप की जानिब है। एक एक सवाल करूंगा आपसे। अनवारुल हक साहब के सलमान अली आगा को ये T20 टीम का कप्तान बरकरार रखा गया है। आप क्या समझते हैं कि जो 2026 का जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है, तो अब ये चीज़ कमोबेश कन्फर्म हो गई है कि यही टीम के कप्तान होंगे, क्या कहेंगे? देखिए, बात ये कि वो उनकी जो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग जो है ना, वो एक मुकम्मल पैकेज है। मगर मैं ये समझता हूँ कि वो टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट के बहुत आइडियल प्लेयर हैं। मगर चूंकि इनकी टेक्निक इतनी अच्छी है और वो हर जगह पे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, T20 इनके मिजाज के हिसाब से फॉर्मेट, मैं ये समझता हूँ, दिस इज माई फीलिंग, मेरी गट फीलिंग है कि ये T20 के इतने बड़े प्लेयर नहीं है। मगर चूंकि इनको सबसे बड़ा एडवांटेज है, इज अ वेरी गुड फील्डर और ये बॉलिंग भी कर लेते हैं। T20 में इनका जो ना मकसद कम अज कम शामिल होना तो बुरा साइन नहीं है। अच्छा, और मैं ये समझता हूँ कि शायद ये कंटिन्यू करेंगे, वर्ल्ड कप में हो सकता है यही कप्तान हो। अच्छा अनवारुल साहब, दूसरे ये कि जो टेस्ट टीम है, सुनने में ये आ रहा है, हालांकि अभी तक कंफर्म नहीं है, कि शान मसूद की जगह जो है सऊद शकील को कप्तान बनाया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि ये किस हद तक सही है और ये क्या सही डिसीजन होगा? नहीं, देखिए, ये इट इज टू अर्ली। अभी आप शान मसूद को अभी आपने 1 साल हुआ है कप्तान बनाया हुआ, और उसके साथ जो आपने टीम जीती, जो यूनिट था ना, बहुत वीक था, और आपने उन सीरीज में उसको कप्तान बनाया क्योंकि पूरी टीम ढेर हो गई। तो अभी मैं ये समझता हूँ कि इतनी फ्रीक्वेंट चेंजेस जिस तरह आप यहाँ पे कोचों की कर रहे हैं, कप्तानों की कर रहे हैं ना, तो ये पूरी दुनिया में हमारा मजाक होता है। आप उसको चांस दें, एंड इज अ वेरी वेरी गुड बैट्समैन, ही इज वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन इन पाकिस्तान करंट क्रिकेट के अंदर। आप उसको देखें, आपने उसकी कप्तानी और आपने उसको टीम से भी ड्रॉप कर देना, ये एक जाती वाली बात है। अभी आप उसको चांस दें, उसमें पोटेंशियल है, उसके बाद उसको नाइब कप्तान जो है इसको सऊद शकील को बनाए, वो भी बड़ा पोटेंशियल है, नो डाउट, इज अ वेरी गुड क्रिकेटर। उसको उसका सेकंड रखें और वो इस तरीके से वो ग्रूम करेगा और इस तरह से आपकी पाकिस्तान टीम को एक एडवांटेज मिलेगा। ये बैक हैंड पे एक लड़का तैयार हो जाएगा। अनवर भाई, अब हम प्रोग्राम को मतलब एंड कर रहे हैं, और ये बताइएगा कि मैंने मतलब ये कि बड़ी आपसे सवालात किए, आपने बहुत सारे जवाबात दिए। कोई ऐसी बात जो आप समझते हो कि मतलब रह गई हो और मैं आपसे ना पूछ सका हूँ, तो काइंडली एक तो वो ज़रूर कीजिएगा, और उसके साथ साथ हमारे नौजवानों को एक पैगाम ज़रूर दीजिएगा। फिर मैं नजम खान की तरफ आऊँगा और इस प्रोग्राम को वाइंड अप करूँगा। जी अनवारुल हक साहब। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ क्योंकि इंसान को कोई भी जो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं ना, शॉर्ट जो है ना, शॉर्टकट कोई भी चीज़ नहीं होती है। आप डू योर बेस्ट एंड मैक्सिमम, आप अपना जितना हार्ड वर्क करेंगे उसका रिजल्ट इंशाल्लाह ताला जरूर मिलेगा। और जिस तरह से आपने, अगर आप ये समझते हैं कि आप अच्छे बैट्समैन हैं, तो आपको डेली कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे एटलीस्ट आपको बैटिंग की प्रैक्टिस की जरूरत है। इसी तरह बॉलर्स के लिए मैं मैसेज दूंगा कि वो कम से कम 25 से 30 ओवर दिन में जब करेगा, जब जाके वो एक इंटरनेशनल कंपटीशन में कॉम्पीट कर सकता है। ये 4 ओवर की जो क्रिकेट है ना, वो आपको वर्ल्ड क्लास में बना सकती है। वो एक फॉर्मेट के अंदर तो आपका नाम पैदा कर सकती है, मगर दुनिया क्रिकेट के अंदर जब आप 4 दिन की क्रिकेट खेलेंगे और टेस्ट मैच खेलेंगे, तो वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट बॉल गेम होता है। तो लिहाजा शॉर्ट कमिंग कभी भी नहीं है, आपको अपनी मेहनत करनी है
और आपने अपना मैक्सिमम देना है, गिव अप नहीं करना है और आप अपने लगन के साथ मेहनत करते जी चले जाएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनवर उल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और इंशाल्लाह फिर हम आपको दावत देंगे। जी नजम खान साहब, आपने मतलब ये कि मैंने बहुत सारे सवालात किए, आपने बहुत सारे जवाब दिए, कोई ऐसी बात ताइक्वांडो के हवाले से जो आपके जहन में और मैं ना कर सकूं, एक तो वो ज़रूर कीजिएगा और हमारे नौजवानों को पैगाम। मैं ज़रूर ज़रूर ज़रूर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। असल में हम जो जापान जा रहे हैं पिछले 7 सालों से जा रहे हैं, मास्टर सुजुकी के इन्विटेशन पे स्पेशल। आमिर भाई ने उस दिन कहा था 2 साल, हमने 5 साल लगाए इस टीम को जिताने में। हमने 5 साल की ये मेहनत थी हमारी। मास्टर सुजुकी का इन्विटेशन था, जैपनीज कॉन्सुलेट ने हमारा बड़ी हेल्प की इस बारे में। अफगान में 16 बच्चे ले जाना कोई आसान बात नहीं है, जापान उनको वापस लाना ले जाना, फिर वो स्पेशल बच्चे हों सारी। मैं मैसेज ये दूंगा, अल्लाह का नाम लेके इस मुल्क की खिदमत करें, जिस फील्ड में हैं, जिस फील्ड में एजुकेशन में मेहनत करें और लोगों को पढ़ाएं। अगर स्पोर्ट्स में हैं तो स्पोर्ट्स में मेहनत करें और लोगों को स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करें। हमारा एक ही जरिया स्पोर्ट्स जो हमें पीस और अमन का रास्ता सिखाता है। ज़बरदस्त, हमें जिंदाबाद। मैंने फिर कहा, इस मुल्क से मोहब्बत करना सीख लो, ये मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है। मैं आज आपको सही बता रहा हूँ, इस मुल्क से अच्छा कोई मुल्क नहीं दुनिया में। जबरदस्त, थैंक और यू। ये मुल्क है तो हमें तो कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। मास्टर का मास्टर भी इसलिए कहलाता हूँ कि पाकिस्तान में रहता हूँ, तो मुझे कौन पूछता कि पाकिस्तान में। चले, बहुत शुक्रिया जनाब नजम खान साहब, आप यहाँ पर तशरीफ लाएं, Thank you इंशाल्लाह very आपको much, फिर दावत देंगे। अल्लाह ताला। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। यकीनन आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, इसकी फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी नई शख्सियत के साथ या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाजुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।